नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं कटनी में हूं और कटनी में विजय राघवगढ़ से जो भाजपा प्रत्याशी हैं और मध्य प्रदेश के सबसे धनाढ्य विधायक हैं संजय पाठक जी मेरे साथ हैं। संजय जी, इस बार मुद्दे क्षमा करिए आप लोग धनाढ्य क्यों लगाते हैं? तो है, वो तो ईश्वर की कृपा है तो है। आप कैसे कह सकते हो? आशीर्वाद में, एक मिनट आ जाए रविंद्र जी, आशीर्वाद में सबसे धनाढ्य। चलिए यही मान लेते हैं, क्योंकि 100 में से जब 75% लोगों ने आशीर्वाद दिया तो जिस उस वक्त मैं साक्षी था। ईश्वर से ही चाहूंगा कि मेरे को इस योग्य बना के रखें कि कम से कम मेरे दरवाजे से कभी कोई साधु खाली हाथ वापस न जाए, कोई जरूरतमंद खाली न जाए, किसी बेसहारा को सहारा बन सकूं, किसी गरीब की बिटिया का विवाह कर सकूं, किसी मरीज का इलाज करा सकूं, निर्धन छात्र को पढ़ा सकूं। ईश्वर इतनी संपन्नता मुझे दे, बस इससे ऊपर मुझे कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। भैया मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बार, क्योंकि आप लगातार वहां से जीत रहे हैं, लोग आपको बहुत प्रेम करते हैं, पूरा मतदाता आपके साथ है, लेकिन अब इस बार के आपके मुद्दे क्या रहेंगे? और इस बार जो 5 साल बाद, मतलब 5 साल के लिए आप चुने जाएंगे, तो क्या प्राथमिकताएं क्या है आपकी? देखिए, विजय राघवगढ़ विधानसभा मुद्दा विहीन हो चुका है, क्योंकि विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम पे कोई भी बड़ी चीज बाकी नहीं है। जीवन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आपके घर में भी जब घर परिवार बड़ा होता है, नई बहू आती तो एक कमरा आपको नया बनाना पड़ता है। उसी प्रकार से जब जनसंख्या बढ़ती है, लोगों की संख्या बढ़ती है, परिवार बढ़ता है, तो परिवार भी बढ़ता है, वैसे ही गांव भी बढ़ता है, नगर भी बढ़ता है। तो जब घर परिवार नगर और गांव बढ़ते हैं तो उतनी ही सुविधा आपको बढ़ानी पड़ती है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है कि सड़क, बिजली, पानी, उस हिसाब से अब जैसे छात्र संख्या बढ़ेगी तो कक्ष बढ़ाना पड़ेंगे, स्कूलों में, कॉलेज में कक्ष बढ़ाना पड़ेंगे। तो ये निरंतर चलने वाली जो मूलभूत सुविधाओं की प्रक्रिया, ये तो निरंतर लगी रहेगी। इस चुनाव में नहीं, आने वाले 25 चुनाव तक चलते रह गई। लेकिन बड़ी कोई समस्या माया शेष नहीं रह गई। मां नर्मदा जी की नहर का भी लगभग काम पूर्णता की ओर है। जैसे वो नहर पूर्ण होगी तो मेरे विधानसभा क्षेत्र के किसानों के खेतों तक पानी पहुंच जाएगा। साथ ही साथ बिजली की लाइन अभी सब जगह है, लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से प्रकृति में असंतुलन आया है, ना सावन में सावन जैसा पानी गिरता है, ना भादों में भादों जैसा पानी गिरता है, तो धान की जो खरीफ की फसल होती है इसमें बड़ा दिक्कत आती है। और उस समय क्या होता है, ट्रांसफार्मर बहुत जलते हैं। तो मैंने इस बार भी विचार बनाया है, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना लागू की, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, कि हर 5-6 किसानों के बीच में एक ट्रांसफार्मर। अगर ये हम पूरे विधानसभा के सभी किसानों को सेपरेट उनका खुद का एक ट्रांसफार्मर लगवा ले गए और उनके पास जल की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था पहुंचा दी, तो मैं समझूंगा कि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी किसानों का जीवन सुरक्षित हो जाएगा। और ये मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। संजय भैया, इस बार कांग्रेस ने एक नया कैंडिडेट आपके सामने उतारा है, युवा चेहरा भी माना जा रहा है, कितनी चुनौती मानते हैं? देखिए, कांग्रेस के पास विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कोई प्रत्याशी नहीं बचा। जो विजय राघवगढ़ की जनता, मेरे खिलाफ नहीं, क्योंकि आज चुनाव जो लड़ रहा है विजय राघवगढ़ का जन जन लड़ रहा है। पूज्य माताएं लड़ रही हैं, बहनें लड़ रही हैं, बहू बेटियां लड़ रही हैं, नौजवान और बुजुर्ग लड़ रहे हैं। क्योंकि मैंने इसके पहले ही जनादेश करा के आदेश प्राप्त कर लिया था, और 75% से ज्यादा क्षेत्र के लोगों ने, जन जन ने, परिजनों ने मुझे आदेशित किया था कि आप लड़ेंगे, यानी मेरा नाम रहेगा आगे। चुनाव तो जनता लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए आज पूरा क्षेत्र एकत्रित होकर खड़ा है। जो कांग्रेस ने प्रत्याशी दिया है वो भी क्षेत्र में केवल जन्मा है, जिसका जन्म बस क्षेत्र में हुआ है। बाकी शिक्षा से लेके और हायर एजुकेशन से लेके, नौकरी से लेके, सब कुछ भोपाल में। आधार कार्ड से लेके, पैन कार्ड से लेके सब भोपाल में है। स्थायी पता भी उनका भोपाल का ही है। यानी कांग्रेस पार्टी को विजय राघवगढ़ विधानसभा में कोई स्थानीय प्रत्याशी नहीं मिला। कोई जन्म लेके कहीं चला जाए इससे मतलब नहीं होता। लेकिन आज जो प्रत्याशी आया वो बाहरी प्रत्याशी है, और हम लोगों का पीढ़ी मुद्दा तो ये बना रहे हैं कि पहली बार स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया है। कांग्रेस ने अभी तक बाहर के व्यक्ति को देते थे। देखिए, स्थानीय वो समझ नहीं पा रहे हैं। 1930 में कैमूर नगर बसाने वाला हमारा परिवार है, एसीसी कंपनी लाने वाला हमारा परिवार है। इनका जब जन्म भी नहीं हुआ था, इनके पूज्य पिताजी के जो फादर रहे होंगे, यानी इनके पूज्य दादाजी लोग रहे होंगे। हमारा जमीन उस जमाने से जुड़ी हुई है। और विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो बिरुली हो, चाहे वो हमारा मचमचा हो, चाहे वो कैमूर हो, इनसे भी पुराने घर हैं हमारे वहाँ पे। तो पाठक परिवार का नाड़ा गड़ा है विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, आज का नहीं 100 सालों का गड़ा हुआ है। तो अब ये बोले कि 100 साल बाद भी एक आखिरी सवाल तो बहुत सारे होंगे, फिर मैं चर्चा करूंगा, चुनाव के बाद भी लगातार जुड़ा रहूंगा। एक आखिरी सवाल, आप एक बहुत बड़े तीर्थ की रचना कर रहे हैं, जिसकी पूरी चर्चा इसमें केवल देश में नहीं, देश के बाहर भी है, कि विजय राघवगढ़ में एक बड़ा तीर्थ बन रहा है। कब तक लोग वहां दर्शन कर पाएंगे? क्या आपका टारगेट है? और उस तीर्थ को लेकर यदि आप कुछ बता सके। देखिए, भारत के अंदर एक बहुत अद्भुत परिकल्पना मेरे मस्तिष्क में आई थी
संतों की कृपा से आई थी, ईश्वर के आशीर्वाद से आई, ईश्वर की कृपा से आई थी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहकर भी चार धाम यात्रा नहीं कर पाते, तीर्थ नहीं कर पाते, जीवन में एक कुंठा लेके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं कि हमने तीर्थ नहीं किया, हमने चार धाम यात्रा नहीं की। कुछ निशक्त होते हैं, कुछ निर्धन होते हैं, कुछ निराश्रित होते हैं जो चाहकर भी नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मध्य भारत के अंदर हमारे विजय राघवगढ़ में राम राजा पर्वत पर दो नदियों के संगम तट पर एक चार धाम का मंदिर बने, चारों धाम के मंदिर बने। अब वो मंदिर भी चारों दिशाओं में बने, उस पर्वत के साथ में 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण हो, बिल्कुल जैसे 12 ज्योतिर्लिंग के वैसे ही मंदिर बने। उनके साथ साथ देश भर में चारों तरफ 9 देवियों के स्थान है, वो 9 देवियों के भी मंदिर बने। इनके साथ प्रभु श्री राम का जो मंदिर बनने जा रहा है अयोध्या में, तो उस राम मंदिर की भी प्रतिकृति बने। हमारे जो आराध्य हैं, क्योंकि मैं जिस कुल में जन्म लिया हूँ, मेरा उस कुल के प्रति भी कुछ उत्तरदायित्व बनता है। जब मैं मंदिर 9 देवियों का मंदिर और 4 धाम के मंदिर बना रहा हूँ, तो फिर मेरे जो कुल के शिरोमणि हैं भगवान परशुराम जी, तो उनकी भी 108 फीट की विग्रह खड़ी कर रहे हैं। उन्हीं के बगल में भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप खड़ा कर रहे हैं और राम मंदिर के बगल में भारत माता का मंदिर भी बना रहे हैं, क्योंकि भारत माता के अंदर सभी जात धर्म समाज सब रहते हैं भारत के अंदर, इसलिए भारत माता का मंदिर भी बना रहे हैं। कब तक लोग दर्शन करते हैं? और इसके साथ निषाद राज भी नदी के किनारे बैठ रहे हैं, तो शबरी माता भी वहीं विराजमान हो रही है। ये परिकल्पना जो है बहुत वृहद है, बहुत बड़ी है, और इस परिकल्पना को संजय पाठक नहीं पूरा करेंगे, इसमें आपका भी सहयोग लेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हर दर्शक से मैं आग्रह करूंगा कि थोड़ा थोड़ा धातु सबको ही दें, क्योंकि अष्ट धातु की विग्रह बनने जा रही हैं और ये जो मंदिर का इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र बनने जा रहा है, तो मैं चाहूंगा कि सबका थोड़ा भी लगे, चाहे 1 रुपए लगे। आपकी भावनाओं के साथ हैं हम, जो आपका आदेश होगा हम करने को तैयार हैं। एक अंतिम सवाल, आज संजय पाठक एक कमल का फूल और जो मोर पंख लेकर आए हैं, इसके पीछे कोई कारण? देखिए, ये कमल का फूल हमारी पूज्य आराध्य देवी लक्ष्मी माता के हाथ में रहता है और हमारी पार्टी का भी निशान है। तो इसीलिए कमल का आशीर्वाद, कमल के आशीर्वाद से ही तो हमको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, शीर्ष नेतृत्व ने, जेपी नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने, शिवराज जी ने, बीडी शर्मा जी ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये कमल लेके ही भेजा है जनता की सेवा करने। इसलिए मैं इस कमल को हाथ में लेके आज आया हूँ और बिना प्रभु श्री कृष्ण की कृपा के, नारायण की कृपा के, इस धरती में कुछ नहीं होता। अगर आज आप हमारा इंटरव्यू भी ले रहे हैं तो ये भी लिखा हुआ था, जैसा आपने गीता में पढ़ा होगा कि बगैर नारायण की कृपा से कुछ नहीं होता, तो आज ये नारायण की कृपा भी साथ में चल रही है, इसलिए दोनों चीज मेरे साथ। आप विधायक कम आध्यात्मिक पुरुष हो गए, पर प्रवचन भी कर सकते हैं आप। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे संजय पाठक जी, जिनका कहना है कि विजय राघवगढ़ केवल वे अकेले वहां के पुत्र हैं जिनका नारा गड़ा हुआ है। ये कोई नहीं कह सकता कि वे बाहर के हैं, विजय राघवगढ़ से वे आते हैं और वहां लगातार सेवा करते रहेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।